हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा। आज का ये वीडियो होगा इंडिया सीरीज़ के रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो आज का अपना इंडेस होगा इंडेस 8, जो कि रिलेट करता है अकाउंटिंग पॉलिसीज़, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। तो ऑब्वियसली कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आपको पास करना है तो उससे पहले उसके अकाउंटिंग पॉलिसीज़ देखना पड़ता है। कहीं कहीं पे वैल्यू निकालने के लिए हमें एस्टिमेट भी करना पड़ता है, और हो सकता है हमने इस चीज़ों में गलती भी की हो तो एरर्स भी आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेक्शन ब्रेक में हम ये बात करेंगे कि ये इंडेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, और ये 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बारे में पहले बताऊँगा, जैसे कि मीनिंग, एग्जाम्पल, सेलेक्शन, एप्लीकेशन, डिस्क्लोजर वगैरह वगैरह। एंड अकाउंटिंग एस्टीमेट्स के रिलेटेड भी बात करूँगा मीनिंग एग्जाम्पल के साथ, और उसके बाद एरर्स के ऊपर भी बात करूँगा। तो ये 3 पॉइंट हम कवर करोगे तो ऑलमोस्ट इसका बहुत सारा चीज़ हम कवर कर लेंगे ये इंडेस के ऊपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडेस 8? तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने। तो फर्स्ट पार्ट आता है सेलेक्टिंग एंड चेंजिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज़। तो हमें इंडेस 8 क्राइटेरिया बताता है कि कैसे सेलेक्ट किया जाए और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को कैसे चेंज किया जाए। सेकेंड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बताता है ये इंडेस, और प्लस उसका डिस्क्लोजर्स भी बताता है, बट रिलेटेड टू पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड करेक्शंस। एंड थर्ड, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हो तो ऑब्वियसली उसका रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी वो हिलना नहीं चाहिए, वो हमेशा होना चाहिए। एंड उसके बाद कंपेरेबिलिटी, हमेशा प्रीवियस ईयर से कंपेयर जब करोगे वो प्रॉपर होना चाहिए, और प्लस बाहर के कोई फाइनेंशियल से, कंपिटिटर्स के फाइनेंशियल से कंपेयर करोगे वो भी प्रॉपर दिखना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव अपना कवर किया हमने। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो पहला चीज़ जानेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का मीनिंग। अब क्या होता है अकाउंटिंग पॉलिसीज़? तो इंडेस ने बताया है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, basis and conventions, rules and practices applied by the entity in preparing and presentation of financial statement। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हो, आप प्रिपेयर करते हो, प्रेजेंट करते हो, तो कंपनी को प्रैक्टिस रखना पड़ेगा। किस चीज़ का प्रैक्टिस रखना पड़ेगा? कि जो कोई अकाउंटिंग पॉलिसी होगा हमारा, वो स्पेसिफिक प्रिंसिपल के बेसिस पे होगा। प्रिंसिपल मतलब आपने पढ़ा होगा, जैसे अक्रूवल प्रिंसिपल होता है, कोई कंसर्न प्रिंसिपल होता है, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स होता है। तो ये प्रिंसिपल्स है। तो ये प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं, और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? डिसाइड, बेसिस होता है प्रिंसिपल के बेसिस पे हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। कन्वेंशंस हो सकते हैं, गाइडलाइंस, अलग अलग गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है ये इंडेस। इसके बाद में आएगा रूल्स एंड प्रैक्टिसेस। इसके बारे में तो आपको पता है। तो इनडायरेक्टली इन शॉर्ट में मैं बोलूँगा अकाउंटिंग पॉलिसीज वैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है कंपनी के, जो जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक में, एंड उसको प्रेजेंट करते हैं एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल समझना है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज में एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पर मैंने लिखा है चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी में रिलेट टू। अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होता है तो वो 3 चीज़ों से रिलेट कर सकता है। हो सकता है और रिकग्निशन के बारे में बात करें, मतलब चेंजेस इन रिकग्निशन पॉलिसी, पहले मैं कुछ और रिकग्नाइज करता था, अब कुछ और रिकग्नाइज कर रहा हूँ। सेकेंड, मेजरमेंट के बारे में, और थर्ड, प्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट देखेंगे हम चेंजेस इन रिकग्निशन पॉलिसी। तो अगर मानो एक एग्जांपल लिखा है मैंने, इंडेस 116 जो है रिलीजेस के रिलेटेड। लीजेस क्या कहता है? अगर आपका कोई भी शॉर्ट टर्म और लो वैल्यूड एसेट है तो वो चीज़ आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको इंडेस 116 अप्लाई करना है तो कर सकते हो, या फिर आप शॉर्ट टर्म या लो वैल्यू एसेट दिखाकर उसको नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करके दिखा सकते हो। तो ये उनको ऑप्शन दिया गया है रिकग्नाइज करते वक्त। तो
हमें याद रखना है कि ये चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में आएगा अगर ऐसा कोई इंड एस ऑप्शन दे रहा है अपने को जब रिकग्नाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है चेंजेस इन मेजरमेंट बेसिस। अगर कोई कंपनी मेजरमेंट बेसिस चेंज करना चाहता है, जैसे कि एग्जांपल इंड एस 16 जो रिलेट करता है पीपीई से, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वहाँ पे जब आप कोई एसेट को रिकग्नाइज करते हो तो आपको एक मॉडल चॉइस करना पड़ता है, कॉस्ट मॉडल या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल। वही जो चॉइस करते हैं हम, अगर कॉस्ट मॉडल किया है और आगे फ्यूचर में जाके मुझे चेंज करना है उसको रिवैल्यूएशन मॉडल, तो ये बनेगा एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ऐसे ही बहुत सारे इंडियस में अपने अपने जगह पर अकाउंटिंग पॉलिसी जब चेंज होता है तो आपको ये चीज़ इंडेस 8 आपको बताता है डिटेल में। उसके बाद में चेंजेस इन प्रेजेंटेशन, अगर प्रेजेंटेशन में भी चेंज होता है तो वो भी एक अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज माना जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल दिया है मैंने इंडेस 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स के ऊपर, जहाँ पर 2 वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, 2 मेथड से अपने को ये फाइनेंशियल्स में प्रेजेंट करना। अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है तो आप एसेट से भी माइनस कर सकते हो या हो सकता है उसको अलग से लाइबिलिटी डेफर्ड इनकम दिखा सकते हो। तो ये प्रेजेंटेशन के ऊपर है, ये आपका चॉइस है। तो ये एग्जाम्पल्स देख के इतना पता चलता है अपने को अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किसे बोलते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। मानो आपको कोई अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करना है या उसको अप्लाई करना है, ऐसे वक्त आपको ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट एंड अप्लाई करते वक्त वो कोई इंड एस में तो कवर नहीं हो रहा है, राइट। मैंने कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी फर्स्ट टाइम लेकर आ रहा हूँ और मेरा अकाउंटिंग पॉलिसी रेडी करना है उसके ऊपर, तो ऑब्वियसली मैं देखूंगा कि कहीं पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कोई इंड एस है या नहीं। वो क्या कहता है, वो बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, इफ़ यस देन सेलेक्ट एंड अप्लाई द अकाउंटिंग पॉलिसी अकॉर्डिंगली। अगर कोई रिलेट है ही नहीं, कोई इंडेस नहीं है जो मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ या कोई अकाउंटिंग पॉलिसी प्रिपेयर कर रहा हूँ जिसमें कोई इंडेस का बेस ही नहीं, तो ऐसे वक्त आपको मैनेजमेंट क्या करना पड़ेगा, जजमेंट लेना पड़ेगा, खुद से फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा खुद का अकाउंटिंग पॉलिसी। बट वो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर्मुलेट करते वक्त ये कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि फाइनेंशियल पोजीशन कभी हिलना नहीं चाहिए, एक्यूरेटली दिखना चाहिए, परफॉर्मेंस या कैश फ्लो कोई भी रिलायबल होना चाहिए एंड एक्यूरेट होना चाहिए। उसके बाद में कोई भी ट्रांजैक्शन दिख रहा है वो इकोनॉमिक सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन होना चाहिए। उसके बाद में न्यूट्रल भी होना चाहिए, वो प्रूडेंट प्रिंसिपल भी फॉलो होना चाहिए और कंप्लीट इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स, मतलब कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। मैनेजमेंट जजमेंट जब लेते हो तो प्रॉपर फाइनेंशियल्स रिफ्लेक्ट होना चाहिए, उसी को कहेंगे मैनेजमेंट जजमेंट के बेसिस पे आप अकाउंटिंग पॉलिसी प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये स्लाइड में हम देखेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। जब कोई आप अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करते हो तो उसमें कंसिस्टेंट रहो। वो ट्रांजैक्शन अगर फिर से आपको कोई आता है तो वही अकाउंटिंग पॉलिसी उस पर अप्लाई करना, जब तक कि कोई इंड एस आपको कोई अलग से ट्रीटमेंट देना या अलग से कैटेगराइजेशन करना परमिट नहीं करता है। मतलब कोई इंड एस अगर बोलता है कुछ तो उसके हिसाब से फॉलो करो, अगर कोई दूसरा इंड एस आपको कुछ भी नहीं बोलता है पॉलिसी के ऊपर तो आपको कंसिस्टेंटली उसको मेंटेन रखना है हमेशा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आप पूछोगे चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोल रहे हो तो वो कब करेंगे, तो 2 ही सिचुएशन में आप कर सकते हो। पहला आता है इंड एस। अगर आपको किसी इंड एस ने कहा है कि भाई तुम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करो मेरे अकॉर्डिंगली, तो आपको ज़रूर वो चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रिक्वायर्ड बाय कोई इंड एस तो ही आप क्या करोगे, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करोगे। अदरवाइज आपको ऐसा लगता है कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट नहीं दिख रहा है, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने से प्रॉपर रिफ्लेक्ट होगा, तो ही आप उसे चेंज कर सकते हो। इसीलिए पॉइंट बी कह रहा है अच्छा फाइनेंशियल पोजिशन दिखेगा, प्रॉपर दिखेगा तो ही आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज कोई इंड एस बोलेंगे तो ही करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में ये लिखा है चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज रिक्वायर्ड बाय इंड एस। जैसा प्रीवियस स्लाइड में कहा था, अगर इंड एस मानता है, इंड एस बोलता है कि चेंज करो, अगर वो सिचुएशन आता है तो आप कैसे अप्लाई करोगे अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज। तो फर्स्ट याद रखना इंड एस के खुद के ट्रांजिशनल प्रोविजंस होते हैं। याद रखना लीज जो आया था पहले, प्रीवियस लीज था 17 जो 116 हुआ, तो उसके लीज के जो 116 ट्रांजिशनल प्रोविजंस दिए गए थे तो वो बेसिस पे इसको चेंज किया गया। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इंड एस अगर बोलता है फर्स्ट टाइम ट्रांजिशनल प्रोविजंस है उसके, तो वो बेसिस पे आपको क्या करना है,
चेंज करना है। अगर आपके पास कोई भी फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन वाला कोई ट्रांजिशनल प्रोविज़न नहीं दिया गया है या फिर आपको खुद से ही चेंज करना है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब ये रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन क्या होता है या फिर कि नहीं पॉसिबल होगा या पॉसिबल होगा तो क्या करना है इसके अंदर, चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ें बात की, अगर रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करना है, अगर समझो 10 साल पीछे आपको जाके कोई रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करके आना है, अगर आपसे पॉसिबल होगा तो ज़रूर आप 10 साल का इफेक्ट लेके आप रिजर्व्स में एडजस्ट करके लेकर आ सकते हो। नहीं होता है, इम्प्रैक्टिकेबल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अर्लीस्ट पॉसिबल जो होगा वो चॉइस करना पड़ेगा। अर्लीस्ट पॉसिबल समझो मैं 4 साल का कर सकता हूँ पीछे, तो वो करो और वो बेसिस पे आप ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करो वो हिसाब से। और सेकंड, अगर नहीं पॉसिबल होता है तो रिट्रोस्पेक्टिव की जगह आपको प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कर सकते हो इन केस ऑफ नॉट पॉसिबल ओनली। ओके, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के ऊपर। अब बात करते हैं डिस्क्लोजर। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है तो क्या डिस्क्लोजर किया जाए। तो पहला याद रखना, नेचर हमेशा होना चाहिए, कैसे टाइप का चेंज हो रहा है उसके बाद में, और आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि क्यों आपने पिछले अकाउंटिंग पॉलिसी से नए अकाउंटिंग पॉलिसी पे आए, जिससे आपका रिलायबल और मोर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इफेक्ट ना हो रहा हो या फिर अच्छा दिखता हो। उसके बाद में करंट पीरियड और प्रीवियस पीरियड के कोई भी अमाउंट्स एडजस्ट किए वो भी दिखाना पड़ेगा, और रीज़न इन केस ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन आप नहीं कर पा रहे उसका रीज़न भी देना पड़ेगा। और एक बार ये डिस्क्लोजर्स देते हो तो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में आपको फिर से इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपके लिए, चेंज इन फंक्शनल करेंसी अगर होता है तो ऐसे केस में इंड एस 8 उसको एप्लीकेबल नहीं होता है, एंटिटी का अलग से फॉलो करना पड़ेगा ट्रांसलेशनल प्रोविजन। सेकंड, अगर कोई भी रिस्टेटमेंट, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन या रिक्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंड एस 8 तो आपको थर्ड बैलेंस शीट भी प्रेजेंट करना पड़ेगा, जिसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट कहते हैं। और उसके बाद में इंड एस डज नॉट रिक्वायर अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो बाय द एंटिटी इन द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ज़रूर नहीं जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग पॉलिसी जो यूज़ की गई है स्टैंड अलोन में भी वही यूज़ किया जाए, ऐसे कुछ ज़रूर ने अपना अपना फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग एस्टीमेट के ऊपर, जो अपना दूसरा टॉपिक है इस इंड एस के रिलेटेड। तो फर्स्ट आता है अकाउंटिंग एस्टीमेट्स, जो है इंड एस ने बिल्कुल भी डिफाइन नहीं किया है इसे। तो डिफाइन क्या किया है, डिफाइन किया है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट को डिफाइन किया है। तो उसका मतलब मैं सिंपल में बता देता हूँ, आप एक बार पढ़ लेना वो पूरा। तो वहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं हम कैरिंग अमाउंट पे, एसेट के या फिर लाइबिलिटी के। क्यों करते हैं, क्योंकि आज के सिचुएशन में हमें ऐसा लगता है कि वो एसेट का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट या फिर वो लाइबिलिटी का ऑब्लिगेशन चेंज हो रहा है, या फिर हमें लग रहा है कि कुछ चेंजेस हो चुका है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल कोई एसेट में खरीदता हूँ, आज मैं अकाउंटिंग करते आ रहा था पहले से, मुझे लग रहा था वो 15 ईयर्स तक उसका लाइफ है, बट आज जाके मुझे ऐसा लग रहा है वो एसेट को देखकर कि आगे ये सिर्फ 8 साल ही यूज़ होगा। तो इसे कहते हैं एस्टीमेट चेंज हो जाना। अब एस्टीमेट चेंज होगा तो याद रखना हमेशा उसका अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिवली ही किया जाता है, न कि रिट्रोस्पेक्टिवली। तो ऐसे सिचुएशन में आपको याद रखना है ये एस्टीमेट होता क्यों है। सबसे पहले क्योंकि हमारा न्यू डेवलपमेंट्स आ जाते हैं, नए इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं हमें, नए इन्फॉर्मेशंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एस्टीमेट्स को बदलते हैं। ठीक है, तो अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब अकाउंटिंग एस्टीमेट के एस्टीमेशन के बारे में बात करते हैं। चेंजेस अगर होता है तो उसे कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो पहले आता है, अगर कोई भी एसेट्स एंड लाइबिलिटी को चेंज नहीं करेगा, which does not give rise to a change in assets and liability, in such case हमें recognize prospectively करना है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो दो चीज़ें उसके अंदर भी, चेंज अफेक्ट्स ओनली दैट पीरियड, अगर वही पीरियड पे अफेक्ट होता है तो रिकॉग्नाइज इन दैट पीरियड ओनली, अगर पीरियड वही पीरियड पे अफेक्ट होता है प्लस फ्यूचर पीरियड में भी अफेक्ट होता है तो रिकॉग्नाइज इन बोथ पीरियड। ये फर्स्ट हुआ। सेकंड, अगर वो एसेट एंड लाइबिलिटी का रिलेट करता है, गिव राइज टू द चेंजेस इन एसेट्स एंड लाइबिलिटी और एन आइटम ऑफ इक्विटी, ऐसे केस में शाल बी रिकॉग्नाइज बाय एडजस्टिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ रिलेटेड एसेट लाइबिलिटी इक्विटी इन पीरियड ऑफ चेंज। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटी को एडजस्ट करके आप जो पीरियड में चेंज हुआ है वो बेसिस पे आप इसे अकाउंटिंग कर सकते हो। इसी के लिए मैं नीचे एक एग्जांपल दिया आपको, फ्यूचर पीरियड और करंट पीरियड का एग्जांपल है वारंटी इन चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के ऊपर। तो वो एक बार रीड करना, वीडियो पॉज करके, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगर आपको एग्जाम्पल्स चाहिए अकाउंटिंग एस्टिमेट के तो ये रहे एग्जाम्पल्स: बैड डेब्ट्स, इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस, उसके बाद फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड लाइबिलिटी, या फिर यूजफुल लाइफ ऑफ एन एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजप्शन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जो भी ये एसेट्स का लाइफ जो मैंने एग्जांपल दिया था, या फिर वारंटी ऑब्लिगेशन। ये सब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के ऊपर एग्जांपल है जो चेंज होते हैं हमेशा। उसके बाद में मैं नोट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूँ, डेप्रिसिएशन का अगर मेथड जो डिपेंड करता है यूज़फुल लाइफ के ऊपर। अगर यूज़फुल लाइफ पे कोई भी चेंज आता है तो उसे अकाउंटिंग एस्टीमेट कहा जाता है, ना कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बेसिस पे। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहोगे, उसे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट कहोगे। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना फ्यूचर में। ये एक एग्जाम्पल है अकाउंटिंग एस्टीमेट के ऊपर। आप रोकिए वीडियो और इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे पढ़िए और समझिए नीचे कैसे डिस्क्लोज कर रहे हैं उन लोग, वो आपको पता चलेगा। इसे मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाले, ये सिर्फ आपके एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, एरर्स के ऊपर। हाउ आर द एरर्स टू बी ट्रीटेड। एरर्स तो सिंपल है, गलतियां हो जाती है, इंटेंशनली नहीं करते यहाँ पर। तो एरर्स कैन बी अराइज इन रिस्पेक्ट ऑफ the identification, measurement, presentation or a disclosure of element of financial statement. An entity shall rectify the material prior period error retrospectively unless impracticable। तो यह सिंपल चीज़ बात कर रहा है कि गलतियाँ होती है तो रिट्रोस्पेक्टिवली आपको करना है, इनप्रैक्टिकेबल नहीं हो तब तक, ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग द एरर्स फर्स्ट सेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसे कैसे दिखाया गया है, प्रायर पीरियड का कोई एरर्स है तो कंपेरेटिव अमाउंट को रिस्टेट करना। अर्लीस्ट प्रायर पीरियड का है, बहुत पहले वाला है, तो उसे रिस्टेट करना अपने को ओपनिंग बैलेंस में एसेट्स, लाइबिलिटी, इक्विटी जो अर्लियर पीरियड का होगा, ऐसा आपको थर्ड बैलेंस शीट करके आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब डिस्क्लोजर की ओर। तो फाइनली हम डिस्क्लोजर पे आते हैं एरर्स के। अगर एरर्स का कोई होता है, अपना चेंजेस करते हैं हम, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो पहला आता है नेचर बताओ किस टाइप का एरर है ये। उसके बाद कि आपको प्रायर पीरियड का जो भी अमाउंट आपने एडजस्ट किया है वो बताना पड़ेगा, क्योंकि उससे बहुत बड़ा अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लाइन भी आएगा वो एरर का। और प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, इंड AS 33 में इफेक्ट जो होगा उसकी वजह से वो भी दिखता है। उसके बाद में करेक्शन एट द बिगनिंग ऑफ द अर्लीस्ट प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड, ओपनिंग भी अपने को चेंज हो जाएगा इसके चक्कर में। उसके बाद में आता है रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। अगर आप करते हो तो वेरी गुड, नहीं करते हो, इम्प्रैक्टिकेबल है, तो उसका रीज़न देना पड़ेगा आपको हमेशा। उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिक्वेंट पीरियड नीड नॉट रिपीट दिस। मतलब लास्ट में हमने बात किया था कि ये सब एक बार होता है तो आपको फिर से डिस्क्लोजर करने की ज़रूरत नहीं है। तो होप मैंने बहुत सारा चीज़ों को कवर करने की कोशिश की यहाँ पर एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन थ्रू। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा मेरी अगली वीडियो देखने के लिए। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।